हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अगली वीडियो में देखा लिलन के बारे में, लिलन का इतिहास के बारे में, लिलन की खेती कैसे होती है, लिलन कैसे बनाया जाता है, लिलन की प्रक्रियाएं क्या हैं, इन सब पॉइंट पर हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि लिलन जो तंतु होता है इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, अब जो लिलन की तंतु की जो विशेषताएं होती हैं वो दो होते हैं, एक भौतिक विशेषताएं होती हैं और दूसरा रासायनिक विशेषताएं होती हैं। तो भौतिक विशेषताओं की बात की जाए तो इनकी पहला जो पॉइंट है वो है संगठन। संगठन की बात की जाए तो लिलन का जो रेशा होता है वो सेलुलोज का बना होता है। यानी आपको पता है जितने भी वनस्पतिक जगत के रेशे होंगे वो सारे के सारे किससे बने हुए होंगे, सेलुलोज से बने हुए होंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है 63 से 70% तक सेलुलोज होता है और 25% पैक्टिन पाया जाता है और 25 से 30% जो होता है अन्य प्राकृतिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। किसमें, लिलन में। यानी लिलन की बात की जाए संगठन किन किन से मिलकर के बना हुआ है तो इसमें क्या है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। इसमें 63 से 70% क्या होता है, सेलुलोज होता है, 25% पैक्टिन होता है और 25 से 30% जो है प्राकृतिक अशुद्धियाँ होता है। दूसरा पॉइंट है अणुवीक्षणीय रचना। इसकी बात की जाए यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर अनुदैर्घ्य काट में यदि लिलन के तंतु को देखा जाए तो यह सीधा बेलनाकार एवं चमकदार दिखाई देता है। ये देखिए इधर, ये यहाँ पे चमकदार दिखाई देता है और ये बांस के समान इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है गांठें होती हैं। यहाँ देखिए गांठें होती हैं। इसी को अनुप्रस्थ काट में तंतु गोल तथा 5 कोनों वाला दिखाई देता है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो लिलन एक लंबा रेशा है जिसकी लंबाई 12 से 20 इंच तक होती है। रेशम को छोड़ करके यह रेशा सभी तंतुओं में सबसे अधिक लंबा होता है। यानी कि पहली बात की जाए तो होगा वो आपका प्राकृतिक रेशों की बात की जाए तो लंबा सर्वाधिक रेशम होता है, दूसरे स्थान पे आपका लिलन होता है। मजबूती की बात की जाए तो मजबूती यह काफ़ी टिकाऊ तंतु होता है और भीगी अवस्था में ये और अधिक मजबूत हो जाता है। मजबूती में रेशम के बाद इसका क्या है, द्वितीय स्थान। यानी प्रथम स्थान पे रेशम है और द्वितीय स्थान पे आपका क्या है, लिलन है। चमक की बात की जाए तो चमक लिलन के तंतु में 2 से 3% तक प्राकृतिक मोम की उपस्थिति के कारण रेशम से भी अधिक चमक पाई जाती है। यदि इसमें रसायनों द्वारा चिकने पदार्थों को हटा दिया जाए तो तंतु क्या होंगे, कड़े हो जाएंगे और खुरदरे हो जाते हैं। ठीक है, चमक हो गया। अगला जो पॉइंट है प्रत्यस्थता। यानी कि लिलन के तंतुओं में प्रत्यस्थता का सर्वथा क्या होता है, अभाव पाया जाता है। कपास में भी अभाव पाया जाता है, इसमें भी। यही कारण है कि इन वस्त्रों में तुरंत सिकन या सिकुड़न पड़ जाती है तथा कताई बुनाई में भी क्या होती है, कठिनाइयाँ होती हैं। अगला है अवशोषकता। यानी कि देखा जाए तो लिलन के जो वस्त्र होते हैं इनमें शीघ्रता से नमी सोखने की क्षमता होती है और नमी शोषित करने के पश्चात यह शीघ्र सूख जाती है और यही कारण है कि इन तंतुओं को के जो होते हैं बने वस्त्र जैसे रुमाल हो गया, नैपकिन हो गया, तौलियाँ आदि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगला है ताप संवहन एवं ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव की बात की जाए तो कपास के समान ही लिलन का ताप का श्रेष्ठ संवाहक माना जाता है और ताप का अच्छा संवाहक होने के कारण जो है गर्मी में ये वस्त्र जो है अधिक पहना जाता है। ये श्रेयस्कर होता है और आरामदायक होता है क्योंकि शरीर की गर्मी इन वस्त्रों से निकल जाती है तथा पहनने में यह वस्त्र क्या होते हैं, ठंडे प्रतीत होते हैं। अगला है सफाई एवं धुलाई की बात की जाए तो सफाई एवं धुलाई की बात की जाए तो लिलन के जो बने वस्त्र चिकने तथा मुलायम होने के कारण देर से गंदे होते हैं और इन पे जो लगा दाग धब्बा होता है वो थोड़ा ही प्रयत्न करने पर क्या होता है, छूट जाता है और लिलन के वस्त्र गंदे होने पर इन्हें सरलता से धोया जा सकता है। अगला है जलाने का प्रभाव। जलाने पर लिलन का तंतु जो है जल्दी जल्दी झुलसता है और इसकी लौ की बात की जाए तो लौ इसका कैसा निकलता है, पीले रंग का निकलता है और जलने पर इसका जो गंध है वो कैसा होता है, कागज़ के समान होता है। यानी कागज़ जैसे जलता है उसकी गंध होता है, सेम वैसे लिलन जब जलता है तो कागज़ के गंध के समान महकता है। अगला है रगड़ का प्रभाव। रगड़ के प्रभाव की बात की जाए तो कपास की भात गीली अवस्था में लिनन अधिक मजबूत हो जाता है, इसीलिए गीली अवस्था में कूटने व रगड़ने पर इसे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं
पड़ता है। ठीक है, इन वस्त्रों को क्या किया जाता है, कोट करके, पटक करके, रगड़ करके धोया जाता है। अगला है संकुचन का प्रभाव। लिनन के तंतुओं पर संकुचन का प्रभाव पड़ता है। एक बार जल में भिगोकर निकाल कर सुखा लेने के बाद ये तंतु सिकुड़ते नहीं हैं। इन्हीं कारण इन तंतुओं से बने वस्त्रों को धोकर ही सिलवाया जाता है और एक बार धोने के पश्चात इसके जो तंतु होते हैं, यानी रेशा होता है, वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका है वो फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। फफूंदी एवं कीड़ों की बात की जाए तो कपास के तंतुओं की भांति लिनन के तंतुओं से बने वस्त्रों पर गीली अवस्था में शीघ्र ही फफूंदी लग जाती है। अतः इन्हें सीलन वाले स्थान पर न रख करके पूरी तरह सुखा करके वायुरुद्ध स्थानों पर बंद रखना चाहिए। ठीक है, अगला ये तो था सारा क्या था, भौतिक विशेषताएं थी। यानी भौतिक विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषताएं थी, संगठन था, अणुविच्छिडीय रचना था, लंबाई था, मजबूती, चमक, प्रत्यस्थता, अवशोषकता, ताप का प्रभाव, फिर क्या था, सफाई एवं धुलाई, जलने का प्रभाव, रगड़ का प्रभाव, संकुचन का प्रभाव, फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। अब रासायनिक गुण के बारे में देखा जाए कि जो है लिनन का रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि अम्ल का प्रभाव। सर्वप्रथम हम अम्ल का प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिनन के वस्त्र में अम्लीय प्रभाव से पूर्णतः ये नष्ट हो जाते हैं, परंतु धब्बे छुड़ाने के लिए इसमें अम्ल का प्रयोग करना पड़े तो तंतु क्या होते हैं, घोल का प्रयोग किया जाता है और तंतु घोल का प्रयोग करने के बाद वस्त्र को क्या किया जाता है, गर्म पानी में सुखा लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा है क्षार का प्रभाव। क्षार से लिनन के वस्त्रों का कोई क्षत नहीं पहुंचती है, इसी कारण लिनन के वस्त्र कड़े से कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं। अगला है रंगों की प्रति सादृश्यता, यानी कि लिनन के रेशे के ऊपर ऊतकों की एक ऐसी कड़ी परत होती है जो रंग आदि के प्रवेश को रोक लगाती है। लिनन पर रंग आसानी से नहीं चढ़ते हैं, इसी कारण से लिनन के रंग को पक्का करने के लिए नमक या फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए और लिनन सूत की अपेक्षा धीमी गति से रंगी जा सकती है। यदि वस्त्र को ब्लीच कर दिया जाता है तो इस पर रंग का प्रभाव शीघ्रता से होता है, रंग क्या होता है, जल्दी चढ़ जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच के प्रभाव की बात की जाए तो कपास के तंतुओं के समान जो लिनन के वस्त्र पर शक्तिशाली ब्लीच का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि साधारण घरेलू ब्लीच का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली ब्लीच से इसके तंतु जो परस्पर जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और टूट जाते हैं। इससे वस्त्र क्या होता है, जल्दी फट जाता है। अच्छे प्रकार के सन के गीले तंतुओं को धूप में सुखा करके क्या किया जाना चाहिए, विरंजित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या था, रासायनिक गुण था, यानी कि अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, रंगों की प्रति सादृश्यता, ब्लीच का प्रभाव, ये सब क्या थे आपके लिनन की विशेषताएं। यानी लिनन के दो विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। आई होप आप सभी को